अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम और हसास मुकदमे की समाअत हुई है और काफ़ी मोहतात अंदाज में हम इसको रिपोर्ट करने की भी कोशिश करेंगे आपके सामने। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो कि मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बावजूद इसके उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास 29 फरवरी यानी बरोज़ जमेरात तलब कर लिया है और मुमकिना तौर पर आइंदा 1 या 2 कार्रवाइयों पर ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ फाइंडिंग आ सकती है, क्योंकि अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने वो रुकावट भी नहीं है कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 के तनासब से ये फैसला सुना दिया है कि अब रिटायर्ड और मुस्ताफ़ी जजेस के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है, अगर उनके जज होते हुए उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मुकदमा हमारे सामने है, उस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट है, पहले वसीम मलिक साहब को उस पर जहमत देंगे। मरियम नवाज़ साहिबा, आज उन्होंने पहली खातून वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया है और बड़े बड़े उन्होंने दावे भी किए हैं, यूथ को इंगेज करने की भी बातें की हैं, कर्ज की भी बात की है और भी कई बातें की हैं कि वो अपने दौर में बहुत सा उनका एक आप कह सकते हैं कि उनका एक होमवर्क है जिसको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगी। वसीम मलिक साहब, आप मरियम नवाज़ के वज़ीर आला बनने को कैसे देख रहे हैं? देखिए, तब हम मौजूद नहीं थे। 1984 गैर जमाती इंतखाबात हुए थे और ऑल ऑफ द सडन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पंजाब की वजारत आला पर आकर बैठ गए थे। बिल्कुल उसी तरह एक और एपिसोड रिपीट हुआ है। अच्छा, उस वक्त ये था कि जनरल जिलानी की गोद में बैठकर नवाज शरीफ साहब आए थे। इस बार मरियम नवाज साहबा बहुत मोहतरमा हैं, उनका एहतराम है, मगर वो फॉर्म 47 के नतीजे में आई हैं, मैंडेट चोरी करके आई हैं। और बदकिस्मती से देखिए, ये मेरी जो भी मैं बातें करूंगा ये मेरी ज़ाती राय है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपके व्यूवर्स कर सकते हैं, ये आपका हक है। मैं ये समझता हूँ कि मैं पंजाब का रिहायशी हूँ और बदकिस्मती से आज हमारा पहला बुरा दिन शुरू हुआ है। उसकी बुनियादी वजह है, मैं ये समझता हूँ कि आज से अब गुज़श्ता हमने देखा 13 माह मोहसिन नकवी साहब, आजकल हमने ये भी देखा कि मोहसिन नकवी साहब की हमारे अखबारात में, हमारे मीडिया में बड़ी तशहीर हो रही है, खूब तशहीर हो रही है मोहसिन स्पीड के नाम से। वो जो मोहसिन स्पीड थी वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की स्पीड थी, वो जुल्म जबर और फस्तायत की स्पीड थी। तो वो जितना 13 माह का एक बदतरीन पंजाब में दौर गुजरा है, उससे मज़ीद बदतरीन दौर मैं सोच रहा हूँ। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि आज पंजाब में, जैसे हमने गुज़श्ता सालों में सुना कि रोहिंग्या और म्यांमार में आंग सांग सूची के नाम से एक करैक्टर था, तो वो बदकिस्मती से हमारे पंजाब में भी आ चुका है। मैं अभी तो आप पहले से एंटीसिपेट तो नहीं कर सकते? देखिए, मैं उसको आपको बताता हूँ, उसकी कुछ बुनियादी वजह है। आपने इन्हीं इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा की कैंपेन नहीं सुनी, आपने उनकी तकरीरें नहीं सुनी। उन्होंने ही मुतालबा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वैसा सलूक किया जाए जैसे हमारी रियासत कलअदम TTP के साथ करती है। तो ये कौन सी जहनीत है? ये किसी सियासतदान की जहनीत है? मुझे आप ये बताइए। हमारी रियासत पाकिस्तान ही है जो कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात भी करती है, लेकिन उन्होंने क्रश करने के हवाले से बात की थी। तो हमारी ही रियासत है कि वो गुड और बैड, तालिबान का भी वो खैर कोई और डिबेट चली जाएगी, मगर जो एक खातून जिनकी ऑडियोज मंजर आम पे हैं, जब अदम एतमाद कामयाब हुआ तो उस वक्त वो अपने चचा शहबाज शरीफ साहब से कह रही हैं कि अंकल, इमरान खान का ना दिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट क्या है? सेहत कार्ड है। आप फंड्स की कमी का बहाना बनाकर ये बंद कर दीजिए। और फिर जब आप फॉर्म 47 के नतीजे में आप वजीर आला की उम्मीदवार नामजद होती हैं, तो आप आके उस दिन ये क्रेडिट ले रही होती हैं कि जी ये जो सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट था ये दरअसल नवाज शरीफ साहब का था। तो जिस तरह उनका माजी रहा है, तो मुझे पंजाब का बदतरीन दौर नज़र आ रहा है। और फिर मैं क्यों मानूं या मैं क्यों ये अज्यूम करूं कि हमारा या पंजाब का एक अच्छा दौर शुरू हो रहा है? क्योंकि आप देखिए 3 से 4 ख़वातीन हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, वो मीडिया पे आके डिफेंड कर रही होंगी। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, वो उन्हें चला रही होंगी। अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक मखसूस नशिस्त पर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक मखसूस नशिस्त पर वो और उनकी वालदा मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब होती रही हैं। उनके पास और उनका क्या काबिलियत का मेयार क्या है? मुझे कोई शख्स आके दुनिया में ये बता दे। और चलें, मरियम नवाज साहिबा का मेयार क्या है? नवाज शरीफ साहब की बेटी होना। तो ये जब सारी चीज़ें हैं और फिर हमने माजी में जो उनका एक करैक्टर देखा,
तो बदकिस्मती है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, जो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग, अच्छा ये भी बेहतर है कि एक निगरान हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, नो डाउट मुस्लिम लीग नून के वोट कम ही सही, मुस्लिम लीग नून के वोट कम ही सही, लेकिन वोट मिले हैं। और आखिर उन कम वोटों पे अवामी मैंडेट पे डाका डालने के बावजूद भी एक सियासी जो बंदा है, जो वोट लेकर आया है, जो बंदी है, वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने जा रही है। कुछ बेहतर है, मगर मुझे कोई शख्स ये बताए कि अगर ये सारे मामलात हों और आप इलेक्शन कैंपेन में खड़े होकर कहें कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, कहा था, आपको याद है, आपको याद होगा, और फिर कल उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो आकर कहें कि जी वो जो 300 यूनिट बिजली का हमने वादा किया था ना, वो हम IMF से मशरूत करके करेंगे, हम वैसे नहीं कर सकते। तो अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, तो जो उनकी स्पोक्स पर्सन है उज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने आके आज जैसे ठंड है ना, मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर है उनके ऊपर ठंडा पानी डोल दिया। तो ये अब सारी सूरत हाल है। मुझे आप बताइए कि अगर मैं इस हवाले से, आपको उम्मीदें होंगी, आप माजी में भी बहुत सारी उम्मीदें रख के बाद में पछताते भी रहे हैं, फिर आप उम्मीदें रखते हैं। माजरत के साथ मैं ऐसी कोई उम्मीद नहीं रख सकता उनके माजी को देखते हुए। बिल्कुल, वसीम मलिक साहब ने अपनी ओपिनियन में जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है, और मरीम नवाज साहिबा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस भी हैं, बहुत से लोगों के हैं, हमारे भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए, जैसे तैसे भी फार्म 47 के ज़रिए जैसे भी वो आ गई, चलें वज़ीर आला तो बन चुकी हैं, अब उनको थोड़ा सा वक्त दिया जाना चाहिए और देखते हैं कि वो अच्छा, एक छोटा सा कमेंट मैं ये करूँगा जो आप कर रहे हैं। हमने फिल्मों में देखा, हमने मूवीज़ में देखा, वो जो एक रईस ज़ादे होते हैं ना, उनके जो बच्चों का प्रोजेक्ट होता है, ईसा नकवी साहब की ये मैं बात कोट कर रहा हूँ, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, आपके दोस्त हैं, मैं उन्हें सुन रहा था, मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद भी हैं आपके, तो उन्होंने एक बात की जो कि कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये एक रईस ज़ादों की एक बेटी है और उसका एक नया प्रोजेक्ट है, उसकी जॉब है, एक उसके लिए उसका मुस्तकबिल सेट किया जा रहा है। अब जैसे आपके बच्चे हैं, आप सोचते होंगे कि यार मैंने बच्चे को ये करना है, मैंने बच्चे को ये फैसिलिटी देनी है, मैंने बच्चे के लिए ये, तो सेम ऐसा ही है कि नवाज शरीफ साहब का पूरा फोकस पंजाब पे होगा, मरीम नवाज साहब एक चेहरा होंगी, कामयाब करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मगर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इन सारी कोशिशों के बावजूद भी जो उनके माजी का किरदार रहा है, सियासी किरदार की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे पंजाब का माजरत के साथ इंतहाई बदतरीन दौर सामने नजर आ रहा है। चलें देखते हैं, ये तो बहुत डरा रहे हैं नाज़रीन हमें। इसके अलावा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक मुकदमा था मुबारक अहमद सानी, एक नज़रसानी दरख्वास्त थी। ये बेसिकली वो मुकदमा है जो अहमदिया बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, अहमदिया कम्युनिटी से, उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक फ़ैसला सादिर फरमाया और उनको ज़मानत दे दी। और उसमें कुछ ऐसी बातें उनके मुताबिक जिन्होंने एहतजाज किया ऐसी कहीं कि जिसके ऊपर बहुत से लोग सरापा एहतजाज हुए। पंजाब हुकूमत रिव्यू पिटीशन में आई और फौरी तौर पर वो रिव्यू पिटीशन फिक्स भी कर दी गई। जमात इस्लामी आई, उसने अपनी एक दरख्वास्त दायर की और इसी तरह दीगर जमातें भी यहाँ पर आईं। आज उस मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज नोटिस जारी कर दिए हैं मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं मदारिस हैं उनको, और मामला काफ़ी हसास है बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, और गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, उनसे भी हो सकती हैं। अगर उनसे गलती हो गई है या फ़ैसला गलत हो गया तो उसकी तस्दीक के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर कहा कि कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें गलतियाँ ना हो माँ सिवाय कुरान पाक की, और हम सब भी अक्ल कुल नहीं हैं, यकीनन हमारे फ़ैसले में गलती हो सकती है, इसलिए नज़रसानी का दायरा इख्तियार यहाँ पर मौजूद है और मुझे मेरी गलती का इस्लाह करने का अगर मौका मिलता है तो मैं उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। ये एक मुस्बत आप कह सकते हैं कि चीज़ है। चीफ जस्टिस जो हैं वो ये बात कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वकला को मुखातिब करते हुए कहा, क्योंकि रोस्टम पर बहुत बड़ी तादाद में वकला खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की परवाह मुझे नहीं है, आप में से किसी की भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ऊपर वाले का डर है। मैं ऊपर वाले से डरता हूँ कि अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलत फ़ैसला हो गया है तो मैं ऊपर जाकर क्या जवाब दूँगा। लिहाजा एक गलती होती है जानबूझकर की जाती है और एक नादनिस्ता तौर पर हो जाती है। जस्टिस मुसरत हलाली काफ़ी जज्बाती आज नजर आई, क्योंकि ये दो रुकनी बेंच ने फैसला सादर किया था, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुसरत हलाली। जस्टिस मुसरत हलाली ने वकला को मुखातिब करते हुए कहा जज्बाती अंदाज में कि हमारे ईमान पर तो सवाल ना उठाएं, जिस पर वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बिल्कुल हम ये जुर्रत भी नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है मेरा ईमान आपसे भी कमज़ोर हो, हम तो सिर्फ यहाँ पर आए हैं, अगर फैसले में कोई गलती बोनाफाइडी मिस्टेक हो जाती है जाने अनजाने में उसको दुरुस्त किया जाए। शौकत अजीज़ सिद्दीकी फॉर्मर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज
जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ पर पेश हुए। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर यहाँ पर कुछ बातें कही जो बहुत से लोग समझते हैं गैर ज़रूरी थी, लेकिन ये बातें दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि ये एक इस्लामी रियासत है, मगर यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो भी तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने सियालकोट वाले वाक़े का हवाला दिया जहाँ पर श्रीलंका के एक शहरी जो थे प्रियंका को मारा, बिल्कुल उनको मार दिया गया था एक मॉब की जानिब से। उन्होंने कहा कि कानून है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको कानून के दायरे में रहकर सजा देनी चाहिए, ना कि उसको एक मॉब इकट्ठा होकर कत्ल कर दे। और इसके अलावा भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दी हैं। इसी तरह वो जो अहमदिया कम्युनिटी या जो दरख्वास्त गुजार थे मुबारक साहब, उनके वकील ने अदालत के सामने खड़े होकर एक शिकवा किया कि आप हमारे खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा हो रहा है, तमाम वकला आए हैं कि हमने अगर कोई रिलीफ मिल गया है तो तमाम ने एक मुद्दा खड़ा कर दिया है, तो आप क्यों नहीं हमें नोटिस करते, हमें भी तो नोटिस करें, यानी हमारी उस अहमदिया कम्युनिटी को भी तो नोटिस करें जिसके खिलाफ ये पूरा केस तैयार किया जा रहा है। बहरहाल उनको नोटिस नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के अख्तिताम पर जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, दारुल उलूम कराची है, जामियत नईमिया कराची है, जमीयत अहले हदीस है, जामिया अल मुंतज़िर लाहौर है और कुरान अकेडमी, इनको नोटिस कर दिए हैं और 3 हफ्तों के अंदर अंदर इनसे कहा है, इनसे रहनुमाई मांगी है और इनसे तहरीरी मारूज़ात तलब की हैं। और साथ साथ फिर वकला से ये शिकवा भी किया है कि हम इस्लाम के ऊपर और मैंने कितने फ़ैसले दिए हैं, आप लोग वो नहीं पढ़ते। सवात में बच्चियों को तालीम से दूर करना, उस पर हमने फ़ैसला दिया। मेरे जितने भी फ़ैसले हैं शौकत अली सिद्दीकी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब, आप दोनों की ड्यूटी है कि उनको पढ़ें और फिर हमें बताएं आप उन फैसलों के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आते। इस पर उन्होंने अपना शिकवा किया। बहरहाल आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी मोहतात अंदाज में बात कर रहे थे और मैंने इतने धीमे अंदाज में और इतनी तहम्मुल मिजाजी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कभी भी किसी मुकदमे में दलाइल सुनते नहीं देखा जितना आज देखा है। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है और ये मामला भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन अब हम आते हैं आज की जो मैं ना इस पर एक छोटा सा कमेंट कर लूँ। ऑब्वियस है कि ये मामला बड़ा हसास है और जिस तरह चीफ जस्टिस के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई थी, हमने उस पर लिखा भी कि ये गलत हो रहा है और जो कि गलत हो रहा था। और आज भी चीफ जस्टिस का कंडक्ट, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ मौजूद नहीं था उस लम्हे, लेकिन बड़ा बेहतरीन था। मैं यहाँ पर सिर्फ एक कमेंट करूँगा। चीफ जस्टिस ने अपने ऑब्जर्वेशंस में कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमने ऊपर जाकर जवाब देना है, लिहाजा हमारे जो फैसले हैं हम उन्हें दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी बात मुकम्मल नहीं की और आप ये जो चेहरे पर मानी की मुस्कुराहट है, तो मुझे सिर्फ ये बता दें, आप बता दें, चले मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि माजी में जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने उनके जो फैसले थे, उन फैसलों पर भी क्या कोई नजरसानी हो सकती है? सर नजरसानी तो हो सकती है, नजरसानी मंजूर हो सकती है, इस तरह का कंडक्ट हो सकता है? सर मंजूर भी हो सकती है, कंडक्ट की मैं गारंटी नहीं दे सकता। कंडक्ट की गारंटी नहीं, क्योंकि उस मामले में भी आपने ऊपर जाकर जवाब देना है। सर जवाब तो हर चीज़ पे देना है। आगे बढ़िए। वसीम मलिक साहब फंसा देते हैं नाज़रीन वैसे। अच्छा नाज़रीन, एक और जो खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम ही है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और उनके खिलाफ कुल तकरीबन 10 से 11 शिकायत आई थी और ये शिकायत उनके खिलाफ उनकी ही बरादरी यानी वकला बरादरी ने दायर की थी और इन शिकायत में उनके ऊपर मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए थे और ये शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त चीफ जस्टिस थे। उन्होंने बहरहाल इनके ऊपर ओपिनियन सॉर्ट किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर थे, आपको तमाम किस्सा मालूम है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया उन शिकायत पर और उनको एक इज़हार वजूद यानी शोकाज नोटिस भेज दिया। उस शोकाज नोटिस के बाद एक और शोकाज नोटिस, जिसको तफसीली और दूसरा शोकाज नोटिस कहा जा रहा है, वो भेजा गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने न सिर्फ उन शोकाज नोटिस का जवाब दिया बल्कि आइनी दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की और अच्छी खासी एक तगड़ी वकला की जो लीगल टीम है वो तैयार की और खड़ी कर दी। सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने बावजूद इसके, क्योंकि ये एक रिवायत रही है जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस हो या जस्टिस शौकत सिद्दीकी का, जब आइनी दरख्वास्त आ जाती है तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई हाल्ट हो जाती है, रुक जाती है। मगर यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को जारी रखा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा था जो उनसे पहले कई जजेस को मिल चुका था। इवेंचुअली जब उन्हें ये लगा कि मेरे खिलाफ फाइंडिंग्स आ सकती हैं, उन्होंने अपनी जो आइनी दरख्वास्त है उसके ऊपर ज़ोर देने की कोशिश की और इंटरिम रिलीफ लेने की कोशिश की, वो भी उनको नहीं मिला और उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया। जब वो मुस्ताफ़ी हुए तो ये तासुर बना कि आइन का जो आर्टिकल 209 है
उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ या जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, रिटायर्ड जजेस के खिलाफ नहीं। मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए रखा और इसी दौरान अटॉर्नी जनरल साहब ने एक नया पहलू हमारे सामने रखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन ने एक फैसला दिया है 2023 में, जिसमें यह कहा गया है कि 209 के तहत रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। हम उस फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने टाइम बार होने के बावजूद उन्हें ना अपील दायर करने की इजाज़त दी, बल्कि उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया और उस लार्जर बेंच ने न सिर्फ उस अपील को काबिल समाअत करार दिया, उसको नोटिस भी जारी किए और उसके बाद फैसला भी सुना दिया 4-1 से कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वसीम मलिक साहब 29 फरवरी को जुमेरात के दिन चीफ जस्टिस ने अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ फाइंडिंग्स आ रही हैं। अच्छा देखिए, होगा क्या उस पर भी बात कर लेते हैं, मगर उससे कबल मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरह की कार्रवाई के बाद हमने कुछ चीज़ें देखी, कुछ शवाहिद देखे, इस हवाले से तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उनके ख़िलाफ़ सिर्फ राय नहीं होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एहतसाब भी होना चाहिए। ये तो बड़ी क्लैरिटी की बात है कि कोई इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। मगर एक अच्छा काम भी अगर आप बुरे तरीके से करेंगे तो वो काम मेरे नज़दीक अच्छा नहीं होगा। मेरा भी असल एतराज़ यही है। इसमें कुछ देखें, मेल ऑफ आईडी कहाँ कहाँ आती है। अब हम कौन कौन सी वो गिनवाएं। सबसे पहले आप गिनवा चुके कि जिस तरह 184(3) की दरख्वास्त अगर दायर की जाती थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो माजी की रिवायात थी, अदालती नज़ायर थे कि कार्रवाई रोक दी जाती थी, वहाँ पे कार्रवाई नहीं रोकी गई। और दूसरा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो आफिया शेरबानो केस का जिसने आपका हवाला दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो पार्शली मंजूर की है गुज़श्ता हफ्ते, वो अभी समाअत जारी थी और उस दौरान भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चलती रही। तो क्या चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को इतना पता था कि वो मंजूर होने जा रही है? दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात आपने फिर कही कि जो एक टाइम बार्ड अपील थी 187 रोज़ बाद आई और उसमें जो आफिया शेरबानो जो मरकजी दरख्वास्त गुजार थे उन्हें भी बाद में पता चला। और फिर जिस तरह अगली बात कि कोर्ट रूम में खड़े होके जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि हम आफिया शेरबानो पे अपील दायर कर रहे हैं, वो भी हमें कोर्ट रूम में पता चला अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुंह से कि ये सब कुछ हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो एक अच्छा काम बुरे तरीके से किया जा रहा है तो उसमें आपकी मेल ऑफ आईडी नज़र आती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि होना तो ये चाहिए था कि वक्त गुजरने के साथ हम चीज़ों से सीखते और आगे बढ़ते, लेकिन बदकिस्मती से शायद हमने बहसियत कौम ये फैसला कर लिया है कि हमने सारी ज़िंदगी अदील सरफराज साहब जाहिल ही रहना है, बल्कि मज़ीद पस्ती की तरफ आना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले इस मुल्क में अगर कोई सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने की बात करता था तो एहतसाब का पेंडोरा बॉक्स खोल के उन्हें निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती थी। अब वो चीज़ जारी थी कि अब जजेस भी उस कटहरे में आ गए हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, माजी में उनके बड़े किस्से हैं, किस तरह सुप्रीम कोर्ट में आए, उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में क्या उन्होंने सर्व किया, या आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मगर जब वो इस्टेब्लिशमेंट को सर्व करना बंद हो गए तो उसके बाद उनका एहतसाब शुरू हो गया और उसके आलाकार कौन बनते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा। माज़रत के साथ मैं बड़े सख्त अल्फाज कह रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या लेने दीजिए कि ये हकीकत है, ये आपने और मैंने यहाँ पे देखा है कि अगर मैं आपको कह लेने दूंगा, लेकिन सह लेने का फिर मैं देखिए वो खैर अल्लाह बेहतर ही करेगा, यही कह सकते हैं। अब हम खुद को सेंसर्ड नहीं कर सकते। सोशल मीडिया हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने दिल की भड़ास वहाँ निकालते हैं जहाँ हमें जो समझ आती है कि बुरा हो रहा है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब 2022 की उस तारीख तक बिल्कुल करप्ट नहीं थे, बिल्कुल वो एक पारसा इंसान थे। जब उन्होंने तहकीकाती इदारों में जो मुबैना मुदाखलत पर सो मोटो नोटिस लेने के लिए जस्टिस बंदयाल साहब को, चीफ जस्टिस को नोटिस दिया था, पहली बात वो खटकी सबको, क्योंकि पीडीएम की एक 16 जमाती टोला हम पे मुसलत किया गया था और उसमें बाजवा डॉक्ट्राइन उसके पीछे पुरजोर खड़ा था। फिर हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि नो इट्स इनफ। जब उन्होंने 16 फरवरी 2023 को इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जस्टिस इजाजुल हसन के साथ मिलकर एक नोट लिखा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, 22 फरवरी को जब वो फिर सो मोटो नोटिस लिया गया और उसके बाद फिर जिस दिन वो नोट लिखते हैं उसी दिन उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आ जाती हैं। जिस दिन वो नोट लिखते हैं अगले दिन जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो फैसलाबाद में एक जलसा करती हैं और दिखाती हैं कि ये 5 का टोला है, इसने मुल्क को बर्बाद किया है। और फिर जिस रोज़ ये इंतखाबात में अज़ नोटिस में जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के कहने पे लिया गया था या नोट पुट अप करने पे लिया गया था, उसकी पहली समाअत होती है तो पाकिस्तान बार कौंसिल, ये माजी में कभी आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था और ये आज़ादी इजहार राय जमहूरियत पता नहीं क्या कुछ हम सुना करते थे, वो मरहुमा की जो लेगेसी थी वो फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो फिर लेगेसी ये हो गई कि
मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अपने फिर जवाब में ठीक लिखा कि उसी रोज़ आप शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, शाम को आकर आप मेरे खिलाफ फरीक बन जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर सब ने सोचा कि नाउ इट्स इनफ, क्या अगर आप माजी में हमारी गोद में बैठते रहे और बाद में जाते जाते आप जमहूरी बन रहे हैं। जिस रोज़ 23 अक्टूबर 2023 का फैसला आया था, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया गया था, उस रोज़ के बाद फिर हमने देखा कि ना सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बल्कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के साथ भी क्या हुआ वो भी हमने देखा। तो इस मुल्क की तारीख यही रही है कि हमने यही फैसला कर लिया। मगर इससे अहम बात मैं और करना चाहता हूँ जाते जाते, इसमें मैं एक मुकम्मल वीडियो भी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और तमाम जजेस के पास दुनिया जहान का काम करने को है, भुट्टो रेफरेंस भी सुनने को है, मैराथन समातें करने को भी है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई करने के लिए भी वक्त है। और यहाँ रोज़ इधर आपके बकौल ये जो बुनियादी हकूक़ का मकबरा है उसकी तस्वीर बनाने का और उसके काम का जायज़ा लेने का भी वक्त है। मगर एक वक्त नहीं है, वो वक्त ये है कि 104 सिविलियंस जो सब फौजी अदालतों की कस्टडी में हैं, जिनका 23 अक्टूबर को फैसला आया, उस पर इंट्रा कोर्ट अपील आई, 13 दिसंबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने उस पर स्टे दे दिया। वो स्टे दिया जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या वफाक या जो वजारत दिफा है पार्शली रिलीफ मांगना चाह रही थी, आपने दान कर दिया पूरा रिलीफ। और उसके बाद आपने इजाज़त दे दी और हतमी जो अब वहाँ पे ट्रायल होगा या उसकी जो सजाएं होंगी उस पर भी आता हूँ। हतमी आपने कहा कि हमारे फैसले से मशरूत होगा, आप उस रोज़ नहीं उठे, आपने वो जो आइन की किताब है उठाई और कहा कि जी ये पता नहीं बुनियादी इंसानी हकूक़ हमें कहाँ लेकर जाएंगे। और फिर आपने 29 जनवरी को दूसरी समाअत के मौके पर कहा कि जी मैं बेंच से उठ रहा हूँ, और आप बेंच से उठ गए और आपने स्टे देकर बेंच से उठा। जब आपने बेंच से उठे, बेंच टूटा, तो क्या उस स्टे की कोई हैसियत है या नहीं, इस पे भी एक कानूनी सवाल पैदा होता है। मगर आज 29 जनवरी के बाद आज 26 फरवरी है, 1 महीना हो गया है। आप रोज़ बुनियादी इंसानी हकूक़ के मकबरे पर जाते हैं, हर जुमेरात को जुडिशल जो 3 रुकनी कमेटी है उसका इजलास भी होता है, और आखिरी जो उस इजलास की मिनट्स ऑफ द मीटिंग है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वेबसाइट पे, वो मैंने गुज़श्ता रोज़ देखा कि 26 जनवरी के हैं। उसके बाद आपने कितने इजलास किए, आज तक सामने नहीं आया और आज तक अभी वो केस मुकर्रर नहीं हुआ। यानी कि वो 104 लोग जिनका बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, आपके पास वो केस सुनने का वक्त नहीं है। और वो शख्स, अब उनके खिलाफ फैसले भी सुना दिए गए हैं, उनमें से कितने होंगे जिन्होंने अपनी सजाएं पता नहीं कब से मुकम्मल कर ली होंगी। मजीद एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, कल को ये बेंच बनता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करार देता है कि जी इनका जो केस है वही 23 अक्टूबर वाला फैसला दोबारा बहाल होता है कि सिविलियंस कोर्ट में किया जाए, फौजदारी आम फौजदारी अदालतों में किया जाए। वहाँ से वो जब इधर आएंगे तो फिर भी उन्हें पता नहीं होगा कि उनकी फेट क्या है, प्रोसिक्यूशन कितना अर्सा चलती है। यानी जितनी उनकी सजा नहीं होगी उतना आपने उन्हें लटकाए रखा है। तो ये कितना इस मुल्क में बदकिस्मती की बात है कि आपको दुनिया जहान के सारे काम करने को हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मकबरा बनाने से लेकर वहाँ रोज़ काम का जायज़ा लेने के लिए आपका वक्त है, आपके पास तस्वीर बनाने के लिए वक्त है, वहाँ खड़े होकर हमें इंटरव्यू देने के लिए वक्त है, मगर आपके पास एक केस मुकर्रर करने के लिए वक्त नहीं है। बिल्कुल, इंटरव्यू भी वो इनको ही देते हैं, ये बातें भी सुनाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये आपने सुना वसीम मलिक साहब जो बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं, फैक्चुअली करेक्ट हैं, बेशक कड़वी हैं मगर सच्ची हैं। जहाँ तक बात है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की, मुमकिना तौर पर अब आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जब ये मामला 29 फरवरी को टेकअप होगा, ये कंक्लूड भी हो जाएगा। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि 8 फरवरी को जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो रहे हैं, और इसी 8 मार्च को, और इसी तरह मार्च में जस्टिस अमीर खान भट्टी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं, वो भी मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। और तीसरे जस्टिस नईम अफगान वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुके नहीं बल्कि उनका अभी प्रपोजल हो चुका है, सिफारिश कर दी गई है, मामला पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया, तो वो भी मुमकिना तौर पर मार्च में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है वो बदलने जा रही है, और उस कंपोजिशन के बदलने से पहले मुमकिना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का हतमी फैसला आ जाएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे वसीम मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।